प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम वृत्तविशेष. श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बात वर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोतेहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. मन की बातच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या शृंखलेमधील 99वा भाग आज प्रसारित झाला. श्रोत्यांकडून मिळणारा उदंड प्रतिसाद हीच खूप मोठी प्रेरणा या कार्यक्रमामागे असल्याचं प्रारंभीच प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितलं. स्वच्छता, पेयजल, स्वदेशी खेळणी असे विषय असो अथवा अक्षय ऊर्जेसारखे क्षेत्र असो किंवा भारताच्या सुपुत्रांनी सुकन्यांनी केलेली कामगिरी असो, त्याचबरोबर समाजातल्या रत्नरूपी खऱ्या नायक नायिकांना शोधून पद्म पुरस्कारानं त्यांच्या कार्याचा होणारा गौरव असो, अशा असंख्य विषयांवर ते अगदी सहजतेनं श्रोत्यांशी संवाद साधतात. 100व्या भागापूर्वी प्रधानमंत्री मोदी यांनी श्रोत्यांना केलेलं आवाहन आपण त्यांच्याच शब्दातून ऐकूया. हमारा और आपका मन की बात का ये साथ अपने 99 पायदान पर आ पहुंचा है. आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है. क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है. मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है. मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं. आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं. मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है. वैसे तो इंतजार हमेशा होता है, लेकिन इस बार इंतजार ज्यादा है. आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे. श्रोते हो, दान या शब्दाला आणि कृतीला आपल्या संस्कृतीमध्ये खूप महत्व आहे. वेगवेगळे सण साजरे करताना, व्रतवैकल्य करतानाही विविध गोष्टी, पदार्थांचं दान केलं जातं. आजच्या काळात रक्तदान महापुण्यदान मानलं जातं. अशाच अतिशय महत्वाच्या आणि गंभीर म्हणता येईल अशा अवयवदान, देहदान या विषयावर आजच्या मन की बात मध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांनी अतिशय हृदयस्पर्शी चर्चा केली. पंजाबातल्या अबाबत कौर या एका नवजात बाळाच्या अवयवांचं दान करणाऱ्या या बालिकेच्या माता पित्यांशी त्यांनी थेट संवाद साधला. विशेष म्हणजे अवयवदान करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं यासंबंधीच्या कायद्यामध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. याविषयी त्यांनी व्यक्त केलेलं मनोगत आपण जाणून घेऊया. साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं. हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं. मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है. इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है. यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा. सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है. इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए. आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है. श्रोते हो, सध्या चैत्र नवरात्राचे दिवस सुरू आहेत. देशातल्या स्त्री शक्तीला वंदन करताना त्यांनी समाज माध्यमावर कौतुकाचा वर्षाव होत असलेल्या मुंबईच्या पहिल्या महिला लोको पायलट सुरेखा यादव यांचा विशेष उल्लेख केला. तसंच ऑस्कर पुरस्कार जिंकून देशाचं नाव उज्ज्वल करणाऱ्या कलाकारांचाही त्यांनी गौरव केला.
या आणि इतर महिलांच्या असामान्य कार्याविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांचे विचार आपण जाणून घेऊया. ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है. आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है. हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं. आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा. सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है. इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है. देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है. ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है. इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा. अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है. नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है. इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है. यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है. साथियों, यह लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है. ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही है. नारी शक्ती की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायू है. श्रोते हो, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा यांचा वापर अधिकाधिक कसा होईल हे पाहणं आता काळाची गरज बनली आहे. अर्थात यासाठी सर्वांच्या कृतिशील प्रयत्नांची, सक्रिय सहभागाची जोड हवी आहे. पुण्याच्या एका गृहनिर्माण संस्थेनं राबवलेल्या अनुकरणीय उपक्रमाची नोंद घेऊन वीज बिलामध्ये कशी बचत केली हे आजच्या मन की बात मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केलं. याविषयी अधिक जाणून घेऊया. मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है. मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो वो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं. खासकर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं. हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही है, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं. मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है. सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है. महाराष्ट्र के पुणे में ऐसे ही एक बेहतरीन प्रयास ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा है. यहाँ MSR ऑलिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने तय किया कि वे सोसाइटी में पीने के पानी, लिफ्ट और लाइट जैसी सामूहिक उपयोग की चीजें अब सोलर एनर्जी से ही चलाएंगे. इसके बाद इस सोसाइटी में सबने मिलकर सोलर पैनल लगवाए. आज इन सोलर पैनल से हर साल करीब 90,000 किलोवाट आवर बिजली पैदा हो रही है. इससे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की बचत हो रही है. इस बचत का लाभ सोसाइटी के सभी लोगों को हो रहा है. साथियों, पुणे की तरह ही दमन दीव में जो दीव है, जो एक अलग जिला है, वहां के लोगों ने भी एक अद्भुत काम करके दिखाया है. आप जानते ही होंगे कि दीव सोमनाथ के पास है. दीव भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो दिन के समय सभी जरूरतों के लिए 100% क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है. दीव की सफलता का मंत्र भी सबका प्रयास ही है. कभी यहाँ बिजली उत्पादन के लिए संसाधनों की चुनौती थी. लोगों ने इस चुनौती के समाधान के लिए सोलर एनर्जी को चुना. यहाँ बंजर जमीन और कई बिल्डिंग्स पर
सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से दीव में दिन के समय जितनी बिजली जरूरत होती है उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद पर खर्च होने वाले करीब 52 करोड़ रुपए भी बचे हैं। इससे पर्यावरण की भी बड़ी रक्षा हुई है। साथियों, पुणे और दीव उन्होंने जो कर दिखाया है, ऐसे प्रयास देश भर में कई और जगहों पर भी हो रहे हैं। इनसे पता चलता है कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर हम भारतीय कितने संवेदनशील हैं और हमारा देश किस तरह भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत जागृत है। मैं इस तरह के सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ। श्रोते हो, मन की बात मध्ये ज्याप्रमाणे वैविध्यपूर्ण विषयांवर संवाद साधला जातो, तसंच अगदी पूर्व ते पश्चिम आणि दक्षिण ते उत्तर अशा सर्व राज्यांतल्या श्रोत्यांची तिथल्या स्थानिक घडामोडींची दखल घेतली जाते। यावेळी काश्मीरातल्या फुलांच्या शेतीची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली, तसंच तिथल्या लोकांना धन्यवादही दिले। जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूँ। बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली माँ शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में माँ शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती सहाय्य राजेश शेजवळे आणि सुनीता नागपुरे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन नम्रता कडू।